नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक नई क्लास में। आज जो हमें सर की क्लास होगी वो होगी ईईजी पर। ईईजी मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। आपने देखा होगा कि सिर पे बहुत सारे लीड तार लगाए जाते हैं और ब्रेन की जांच की जाती है। ये बहुत बहुत जैसे हार्ट की जांच ईसीजी के द्वारा की जाती है, ऐसे ही ब्रेन की जांच, ब्रेन के फंक्शन की जांच ईईजी के द्वारा की जाती है। तो इस जांच से हम क्या क्या पता कर सकते हैं, किन किन बीमारियों जैसे मिर्गी के दौरे पड़ना या और भी क्या क्या बीमारी में ये जांच कराई जाती है और इससे हमें क्या क्या पता चल सकता है। ये सारी बातें हम आज के इस क्लास में देखेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप प्लीज नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि आपकी कोई सवाल, डाउट, सजेशंस हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बुलाते हैं अमित सर को और शुरू करते हैं आज की क्लास। ईईजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। जैसे ईसीजी है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मतलब हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अपन पेपर में शो करते थे, उसको ईसीजी बोलते हैं। अब ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अपन पेपर में शो करना है तो इसको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम बोलेंगे। ठीक है, इसको जब भी यूजली ये टेस्ट जैसे ईसीजी है, ईसीजी तो अपन लोग खुद कर लेते हैं। ईईजी इतना आसान नहीं है करना, उसके लिए ईसीजी के लिए अलग, ईईजी के लिए अलग टेक्नीशियन होता है, वही उसको परफॉर्म करता है। उसको एक तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आधे से 1 घंटा लगता है। इसमें करते कैसे हैं, इसमें लगभग 21 इलेक्ट्रोड लगाते हैं ब्रेन में, अलग अलग एरिया में। एरियाज पता है ब्रेन के? ये आगे वाला एरिया फ्रंटल, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। ब्रेन के 4 अलग अलग लोब हैं, चारों लोब अलग 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 काम करते हैं। ठीक है, जैसे फ्रंटल लोब है, ये क्या होता है? बिहेवियर और मेंटल, ये एक्टिविटी को शो करता है। ये पेन, टच, टेम्परेचर, इनकी एक्टिविटी शो करता है। ये थिंकिंग और ऑडिटरी, सुनने को करता है। और ये ऑक्सीपिटल रहता है, विजुअल एरिया रहता है। ठीक है, इसको शो करता है। मतलब इनमें अलग अलग लोब में अलग अलग एक्टिविटी होती है। जो भी एक्टिविटी में कोई डैमेज आता है तो वो अपन को इलेक्ट्रिकल तो अपन ईईजी में देखते हैं। इसलिए इसके जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड 21 इलेक्ट्रोड लगते हैं। 3 सेंटर में, 5 बाजू में, उसके बाद फिर 3, फिर सिंगल सिंगल। कितने हो गए? 5 दूनी 10, 9, 19 और 2 21। तो ये इन एरिया में फ्रंटल रहेगा, ये पैराइटल रहेगा, ये टेम्पोरल रहेगा, ये ऑक्सीपिटल रहेगा। जो ब्लैक हैं ये राइट साइड के रहेंगे, ये ब्लू है वो लेफ्ट साइड के रहेंगे। इनके नंबरिंग दी गई है। ऑड नंबरिंग के लिए ऑड नंबरिंग लेफ्ट साइड वालों के लिए दी जाती है और इवन नंबरिंग राइट साइड वाले लोग के लिए दी जाती है। तो पहले तो ये बता दिए ईईजी करते कैसे हैं। सिंपल सा है, इलेक्ट्रोड्स की जो एक टोपी टाइप की रहती है, टोपी टाइप की उसको पहना देते हैं। उसके बाद लाइन डाउन पोजीशन है, एक बेड पे आराम से लिटा देते हैं। आधे घंटे तक लिटाने के बाद उसको निकाल देते हैं और अपनी जो कंप्यूटर में जो रिकॉर्डिंग हुई है उसको अपन पेपर में शो कर देते हैं, पेपर में प्रिंट निकाल देते हैं उसका। अब ईईजी की वेव्स जो है, यूजली 5 वेव्स होती है ईईजी में। डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा और गामा। ये डेल्टा वेव्स जो है, डेल्टा वेव्स आती है नॉर्मली डीप स्लीप में। जब बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल डीप स्लीप में है, ये वेव्स आती है। सेकंड के हिसाब से देखा जाए तो 1 सेकंड में 0.5 to 4 हर्ट्ज आती है इसकी, है ना, हर्ट्ज पर सेकंड आती है। मतलब 4 हर्ट्ज से कम ही रहेंगी इसकी वेव्स। थीटा जो होती है उसकी ड्रीमिंग, जब कोई सो रहा है और ड्रीम की कंडीशन में है, सपने देख रहा है, कई लोग जागते में सपने देख रहे हैं, कई सोते में सपने देख रहे हैं, तब उस कंडीशन में आती है ये। इसकी जो वेव की फ्रीक्वेंसी है वो 4 to 8 हर्ट्ज है। मतलब 1 सेकंड में 4 to 8 हर्ट्ज आ जाएंगी उसकी 1 सेकंड के अंदर। ये 1 सेकंड है जैसे, तो लगभग इतनी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहेगी उसकी ड्रीमिंग की कंडीशन। अल्फा जो है ये कंडीशन है कि रेस्टिंग कंडीशन है। चाहे आप आंख बंद करके रेस्ट कर रहे हो, आंख खोल के बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में है, रेस्टिंग कंडीशन में आएगी ये। इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी 8 से 13 हर्ट्ज।
एम्पलीट्यूड लगभग सेम रहेगा, हर्ट्स जो है लगभग 8 से 13 रहेंगे इसके 1 सेकंड में। और जो बीटा है एक्टिविटी में रहेगी, जब आप एक्टिव है, आंखें खोले हुए हैं और आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ या तो कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर कुछ सोच रहे हैं, कुछ थिंकिंग है, कुछ ना कुछ सोचते हैं, उस कंडीशन में इसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 13 रहेगी। 13 टू ऑलमोस्ट मान सकते हैं 26 हर्ट्ज पर सेकेंड। गामा एक्टिविटी जब बिल्कुल शार्प चीज, कोई कैलकुलेशन करते हैं अपन, है ना, बहुत डिफिकल्ट कोई टास्क है, डिफिकल्ट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर सीजर कोई बहुत ही जो कहते हैं ना डिफिकल्ट चीज है, डिफिकल्ट चीज कर रहे हैं, ये कम लोगों में नहीं होती है, बिल्कुल बहुत ही शार्प है। स्किलफुल कोई एक्टिविटी है, बहुत ज्यादा सोचने वाली एक्टिविटी है, बहुत, जैसे कि मैथ्स का कोई कैलकुलेशन है जो नहीं बन रहा है, बिल्कुल दिमाग लगानी पड़ रहा है, बहुत ज्यादा सीरियस कंसंट्रेशन में है, उस कंडीशन में आती है गामा वेव। यूजली ये 4 वेव्स के बारे में पढ़ा जाता है, गामा के बारे में ज्यादा अपन पढ़ते नहीं है। तो ईईजी में दिखेंगी कैसी, डेल्टा वेव सिंपल सी मैंने बता दी ऐसी दिखती है, थीटा वेव्स ऐसी दिखती है, अल्फा और बीटा, ठीक। अब इसका एप्लीकेशंस क्या है, क्यों करते हैं ईईजी, इंडिकेशन क्या है। ये ईईजी एक्चुअली जो सीटी एमआरआई है ना, उससे बहुत पहले पता चल गई थी, इसलिए ईईजी पहले जो है, पहले अपन ब्रेन की एक्टिविटी देखने के लिए भी शो करते थे। पहले सीटी एमआरआई तो था नहीं, अगर ब्रेन का कौन सा पार्ट है, कौन से पार्ट में ट्यूमर है, कौन सा पार्ट काम नहीं कर रहा है, उसको देखने के लिए करते हैं। पहला तो है ये मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं काय में, एपिलेप्सी। उसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस किसी भी टाइप का हो, हाइपरसोमनिया हो, इंसोमनिया हो, और इरेगुलर स्लीप हो, स्लीप डिसऑर्डर्स हो, उसमें भी आप देख सकते हो कि उसको एक्चुअली डीप स्लीप में जा भी रहा है कि नहीं पेशेंट, और या तो उसको डेल्टा वेव्स आई नहीं रही है, डीप स्लीप है ही नहीं, कभी कभी सोच ही रहा है। तीसरा लोकलाइजेशन रहता है ब्रेन ट्यूमर का, ब्रेन ट्यूमर, ट्रॉमा, एबनॉर्मल बिहेवियर, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, इन सब चीजों में ये जो इनका पैटर्न है, इनका पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। अब मेन अपन एपिलेप्सी पे आते हैं। एपिलेप्सी में किस टाइप की वेव्स दिखती है, ये तो नॉर्मल वेव्स चल रही हैं। ये वेव्स यूजली है ना, हर वेव्स हर एरिया में नहीं आती, कुछ एरिया में बीटा वेव्स ही आती हैं, कुछ एरिया में अल्फा वेव्स ही आती हैं। जो ब्रेन के एरिया है, अपन ने जो इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, जो आपने ईजी की वो देखी होगी प्रिंट, ईजी की प्रिंट में एक कागज में अलग अलग एरियाज लिखे रहते हैं साइड साइड में, यहाँ A1, C1, C2, F1, D1, D नहीं, O1, O2, F4, F3, ये सब का क्या लिखे हैं, इनका मतलब क्या है, ए नहीं, C का मतलब है सेंट्रल, F का मतलब है फ्रंटल, O का ऑक्सीपिटल, ये फ्रंटल। जो 1 है, 1 मतलब जो ऑड नंबर है वो लेफ्ट साइड में लगे हैं, जो इवन नंबर है और राइट साइड की लीड्स है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखा रही है इस एरिया की, जैसे फ्रंटल एरिया की 1 है, फ्रंटल एरिया जो सेंट्रल एरिया है, सेंट्रल एरिया जो अपन ने पहले में डायग्राम बनाया था ना, जो बीच का सेंट्रल एरिया था, सेंट्रल एरिया में भी डिवाइड कर दिया जाता है, 1 सेंट्रल, ये फ्रंटल एरिया का है, फ्रंटल 1, फ्रंटल 2, फ्रंटल 3, इस टाइप से डिवाइडेशन है उसमें। तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरी जो 21 लीड्स हैं, 21 लीड्स वो एक पेपर में दिखा देंगे, हर पेपर में जैसी ऐसी एक्टिविटी आ रही है वो दिखा देंगे। तो सब जो है, सब जगह अलग अलग एक्टिविटी आती है, जरूरी नहीं है कि एक भी एक्टिविटी हो, लेकिन अपन को ये दोनों वेव्स यूजली नहीं मिलेंगी, क्योंकि अपन जो ईजी रिकॉर्ड करते हैं वो अवेक कंडीशन में करते हैं। तो आपको अल्फा और बीटा ही लीड्स दिखे, अल्फा और बीटा ये दोनों दिखेंगी। ज्यादातर कंडीशन में सब जगह स्लो बीटा और स्लो अल्फा दिखती हैं। तो ईजी का भी तुमने रिकॉर्डिंग वो पढ़ा होगा, इंटरप्रिटेशन, उसमें लिखता है कि स्लो बीटा वेव्स प्रेजेंट ऑल ओवर ड्यूरिंग द ईजी, नो एनी स्पाइक्स प्रेजेंट। इस अब बोलते हैं कि एपिलेप्सी में कैसी आती है। अब किसी को एपिलेप्सी है
तो एपिलेप्सी जिस जगह से पैदा हो रही होगी ये सिर्फ उसी जगह पे आएंगी। जैसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी ज्यादातर होती है, तो टेम्पोरल लोब में जो लीड्स लगी हुई है ना, सिर्फ उन्हीं में ये पैटर्न मिलेगा, बाकी सब में नॉर्मल पैटर्न मिलेगा। सर ये पैटर्न ड्यूरिंग एपिलेप्सी सीजर्स आएगा कि उसके बाद में भी ये उसके बाद भी कुछ समय तक आता रहता है, ऑलमोस्ट 1 to 2 डेज तक आता रहता है। इसलिए अपन एडवाइस करते हैं कि जो ईजी है, ईजी एपिलेप्सी जो सीजर्स अटैक आया है उसके जस्ट 1 दिन के अंदर करा लिया जाए। 1 दिन के बाद कराते हैं तो फिर वो पैटर्न नहीं जाता है। इसलिए ईजी का जो इंडिकेशन ही है कि ईजी तभी कराते हैं जब आपको जो भी एपिसोड आया है वो उसके कम से कम 24 घंटे से ज्यादा ना हुआ हो। पहला आता है स्पाइक, दूसरा आता है शार्प वेव, तीसरा आता है बॉडी स्पाइक। अगर इसमें से कोई भी एक पैटर्न मिल रहा है अपन को तो अपन मानेंगे कि ये ईजी जो है एबनॉर्मल है। कैसा पैटर्न मिल रहा है? स्पाइक्स है। स्पाइक्स मतलब जैसे ये बीटा चल रही है, एकदम से एक स्पाइक्स आ जाएगी, ये स्पाइक आ गई, ये पैटर्न है, इस पैटर्न में लगा एकदम से ये स्पाइक आ गई, तो ये एबनॉर्मल पैटर्न हो जाएगा। शार्प वेव ये है कि ये बीटा वेव चल रही है, एकदम से बहुत शार्प है। स्पाइक और शार्प में ये था कि शार्प वेव बिल्कुल एकदम से उठी हुई आती है, ये एकदम से उठ के थोड़ा स्लोली जाती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ये। लेकिन दोनों ही जो है दोनों एबनॉर्मल पैटर्न है, दोनों इलेक्ट्रिकल मतलब हाई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को बताते हैं। पॉली स्पाइक ये है कि जो एकदम से पॉली स्पाइक्स आ गई हो, जैसे ये पैटर्न चल रहा है, इसके बीच बीच में एकदम से ये आ गया हो फिर नॉर्मल आ गया हो। स्पाइक प्लस शार्प वेव मतलब स्पाइक भी आ रही है साथ में और एक वेव भी आ रही है। ये स्पाइक प्लस शार्प वेव है। एबनॉर्मल थीटा और डेल्टा वेव्स मतलब जो नॉर्मल अल्फा और बीटा के बीच में ये डेल्टा और थीटा वेव्स बीच में आने लगे तो ये एबनॉर्मल होगा। तो इन 5 में से कोई सी भी एक्टिविटी अगर आ रही है आपकी ईजी में तो अपन मानते हैं कि ये एबनॉर्मल एक्टिविटी है, ये सिमुलेट्स करती है एपिलेप्सी को। इनको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आपको एक बेसिक नॉलेज हो कि ईजी होता क्या है और ईजी में अपन को कब इंडिकेशन है, कब करना रहता है। और आपको ईजी का पेपर कोई दे दिया जाए तो कम से कम आपको उसको रीड करते बने कि उसमें है क्या। कई बार अभी आपके पास कोई ईजी का लेके आ जाएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे लगेगा कुछ ऐसी करंट टाइप का चल रहा है और कुछ है ही नहीं। तो आपको एक बेसिक्स पता तो हो कि है। ईजी आप देखो, ईजी आपको नॉर्मल जो है सब में अल्फा या बीटा वेव्स दिखेंगी, अल्फा बीटा वेव्स दिखेंगी। अल्फा बीटा वेव्स की बहुत ये रहती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। अब इस फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर आपको कोई स्पाइक दिख गई, एक बहुत ऊंची स्पाइक्स दिख रही है बीच में, है ना, ऊंची स्पाइक्स दिख रही है, मतलब समझ में आ रहा है कि ये एबनॉर्मल है। आप देखो पर्टिकुलरली ज्यादातर देखना टेम्पोरल लोब, एपिलेप्सी यूजुअली पैदा होती है टेम्पोरल लोब से, तो वहां जहां पे भी टी बना हो ना, T1 T2 T3, उन लोब्स में देखो, उन लोब्स में अगर आपको स्पाइक्स दिख रही है तब वो कंसिस्ट करेगी एपिलेप्सी को। इसके अलावा कहते हैं, इसके अलावा एक इंडिकेशन अपन को हो जाता है, एक ब्रेन डेड पेशेंट है, वेंटिलेटर में पेशेंट है, वेंटिलेटर में अपन को पता करना है कि वो पेशेंट ब्रेन डेड है कि नहीं, है ना। ब्रेन डेड होगा तो उसका कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आएगी नहीं, उसमें अपन ईजी परफॉर्म कर सकते हैं। ईजी में अपन को ये समझ में आएगा कि पेशेंट ब्रेन डेड है कि नहीं, ठीक है। एक तो हो गया अपना स्लीप स्टडी हो गई, स्लीप स्टडी करनी है, स्लीप के दौरान देखना है कि पेशेंट अल्फा पेशेंट में ज्यादा, कई बार है ना, कई लोग आंख बंद करके लेटे रहते हैं, अपने पास ज्यादातर पेशेंट आते हैं ना जो ऐसे रहते हैं इंसोम्निया वाले, उन लोगों की स्लीप स्टडी करो। स्लीप स्टडी से एग्जैक्टली अपन को लोकलाइजेशन हो जाएगा उनको कि कारण क्या है। कारण तो नहीं समझ में आएगा, ये समझ में जाएगा कि स्लीप प्रॉपर हो रही है कि नहीं। कई लोग डीप स्लीप में जाते ही नहीं है, या कई लोग का बीच में ये तो है कि बीच में थीटा कई लोगों को नहीं आती, कई लोगों को सपने नहीं आते हैं तो थीटा नहीं जाता, उनको सीधे डेल्टा में चले जाते हैं। तो ये एक्चुअली रिसर्च पर्पस के लिए ज्यादा यूज होती है कि पूरा स्लीप का पैटर्न पता करते हैं, वो हर किसी में अलग अलग होता है पैटर्न, तो किस टाइप का पैटर्न है, किस टाइप का बिहेवियर है, तो उसके हिसाब से कोई डिसऑर्डर पैदा होता है कि नहीं। तो ये बहुत रिसर्च पर्पस के लिए बहुत कॉमनली यूज होती है ये ईजी। सर एंजाइटी वाले पेशेंट आते हैं उनमें भी मैं नहीं कहता
एंजाइटी में ये है कि कई बार पेशेंट जो है ना, पेशेंट इसमें, हाँ ये क्वेश्चन है कि ईजी अपन कराते हैं ना, ईजी एपिलेप्सी से आपको कंफ्यूज करना रहता है। पेशेंट अगर एंजाइटी डिसऑर्डर का है, सूडो सीजर से एपिलेप्सी से डिफरेंशिएट करना मेन तो आपका ईजी इसीलिए करते हैं अपन कि उसको सूडो सीजर है कि ट्रू सीजर है। ट्रू सीजर है, सूडो सीजर है, एंजाइटी कई लोग फेक रहते हैं ना, कई लोगों को एब्सेंट सीजर्स आ जाते हैं। नॉर्मल आएगा ना ये? अगर सीजर एक्टिविटी आ रही है तो यार नॉर्मल आएगा, अगर नहीं है सीजर एक्टिविटी तो नॉर्मल आएगा।